हेलो प्यारे बच्चों। मैं सलील सर आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 9th का साइंस में एक और बेहतरीन चैप्टर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में। वर्क एंड एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भाई ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं और न्यूमेरिकल तो आने ही आने कंपलसरी है। ठीक है भाई, तो सर न्यूमेरिकल आने हैं, थ्योरी भी आनी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये एक ऐसी थ्योरम है जो लगभग हर साल एग्जाम में पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है, तो ये सब आपको मिलता कहाँ है? वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में। तो सर ये चैप्टर तो अच्छे से तैयार करना है, तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। लेकिन आपको यहाँ पर क्लास को अच्छे से समझना है, नोट मत करने के चक्कर में पड़िएगा कि सर लिख ले नोट्स बन जाए, ऐसा कुछ मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई टेलीग्राम पर आपको नोट्स डायरेक्ट प्रोवाइड हो जाते हैं, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ सत्य शिक्षा 9-10 ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आपका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। तो चलें पढ़ाई करते हैं। तो आज के सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी में? सबसे पहले जानेंगे कार्य क्या होता है और कार्य के कितने प्रकार होते हैं, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं और वो कितने प्रकार के कार्य मार्केट में दिख रहे हैं, वो भी जल्दी से देखेंगे। फिर बात करेंगे एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की परिभाषा क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और ऊर्जा कितने प्रकार की मार्केट में मिल रही है, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की परिभाषा से। हमसे कोई पूछता है बताइए भाई कार्य क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? सर कार्य कार्य कार्य, हाँ, कार्य उसे कहते हैं जो हमारे घर वालों को लगता है हम कभी नहीं करते, है ना? तो ऐसा होता है ना, जब आप घर में कोई भी कितना भी काम कर लो, मम्मी लास्ट में यही कहती है कि भैया हमारा लड़का तो काम ही नहीं करता जरा सा भी, है हमारी बिटिया तो काम ही नहीं करती, पड़ोसी के लड़के को देखो कितना अच्छा है। तो कुल मिला के कार्य उसे ही कहा गया है जो आपके घर वालों को लगता है आप कभी नहीं करते। लेकिन वो तो हो गया, चलो एक तरीके से मजाक है। अब यहाँ तो मजाक करना नहीं, यहाँ तो सीरियस पढ़ना है सर, पेपर में आएगा तो थोड़ी ना लिखाएंगे। कार्य उसे कहते हैं जो हमारे घर वालों को लगता है कि हम नहीं करते, लेकिन यहाँ तो देना है साइंस की लैंग्वेज में आंसर। तो भाई कार्य क्या होता है? कार्य, अगर आप किसी भी वस्तु पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, और बल लगाने पर उसमें क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, यानी कि हमारा जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, विस्थापित हो जाए। ठीक है भाई, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं कि किसी वस्तु पर आपने बल लगाया, फोर्स अप्लाई किया और फोर्स लगाने पर वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो हम कह सकते हैं वर्क इज डन, वर्क इज डन, यानी कि कार्य हो गया है। तो मतलब कार्य क्या है? तो हमें डेफिनेशन अब क्लियर हो गई है कि किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाइए और उसमें विस्थापन कराइए तो समझ जाइए कार्य हो गया।
अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। कैसे, समझो। एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पेन है, ठीक है। इस पेन पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, यानी कि मैं इस पेन को दबा रहा हूं, ठीक है। तो क्या पेन दब रहा है, अपनी जगह से विस्थापित हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। पेन अगर नहीं दब रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कार्य नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं समझे भाई? सिर्फ बल लग रहा है लेकिन विस्थापन तो नहीं दिख रहा ना सर। जैसे मैं हूं, अब मुझ पर कोई बल लगाए, ठीक है, मुझ पर कोई बल लगाए और मैं इस जगह से ना हिलूं, तो इसका मतलब बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है सर। तो वो क्या हुआ? कार्य नहीं कहलाएगा। आप अपने घर की दीवार पे धक्का लगाइए, है ना, मैं इधर दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ, तो क्या दीवार खुल के गिर जा रही है? नहीं, नहीं गिर रही ना। तो फोर्स तो लग रहा है सर, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य होने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। एक तो पहला फोर्स अप्लाई करना, बल लगाना, और दूसरा उसमें डिस्प्लेसमेंट होना, यानी कि विस्थापन होना। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे मजे ही नहीं आ रहा है। आ जाओ भैया, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा छोटू सा एग्जाम्पल। छोटू हमारा फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, पहले फुटबॉल की एक्चुअल पोजीशन थी ये, मान लो ये ए पॉइंट पर था, ठीक है। बॉल अभी रेस्ट पे है, रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। छोटू ने आकर उसको किक किया, मतलब फोर्स लगाया। छोटू ने उस पर फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया। फोर्स लगाते ही बॉल हवा में उड़ गई और जाकर बी पॉइंट पर गिर गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि छोटू ने फोर्स लगाया, बॉल डिस्प्लेस्ड हो गई, यानी कि विस्थापित भी हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि छोटू डिड अ वर्क, है ना भाई? छोटू ने वर्क कर दिया है, यानी कि कार्य कर दिया है। क्यों कर दिया है सर? क्योंकि छोटू ने जो फोर्स लगाया है, उस फोर्स को लगाने पर बॉल में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, यानी कि बल भी लग गया, विस्थापन भी हो गया। यानी कि फोर्स, हाँ, लग गया, विस्थापन, हाँ, हो गया, दोनों हो गए, तो वर्क भी होगा। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल आसान सा एग्जांपल आपको यहाँ से मिल जाता है। और इन दोनों में कोई भी अगर सही नहीं होगा, मतलब नहीं अप्लाई होगा, तो वर्क भी अप्लाई नहीं होगा। समझ गए? चलिए अब जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो हमने देखा वर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है सर, निर्भर करता है। किस पर? किस पर? एक बल पर और एक विस्थापन पर। तो जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा कार्य, और जितना ज्यादा विस्थापन मतलब उतना ही ज्यादा कार्य। मतलब दोनों के अनुक्रमानुपाती है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, W इज इक्वल्स टू F डॉट D, ठीक है भाई। F डॉट, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो सब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, W इक्वल्स टू F डॉट T इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप मॉडिफाई वे में लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट को हटाकर, तो आप लिखें W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है। W इक्वल्स टू एफ डॉट डी इसको लिखा जाता है, F एक वेक्टर है क्योंकि फोर्स है, D एक विस्थापन है, ये भी वेक्टर है, दोनों सदिश राशियां हैं, और जब इसको ओपन करते हैं तो एफ डी कॉस थीटा आता है। ठीक, ये बात याद रखेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट क्या बताना है सर? सर इसका एसआई यूनिट क्या होता है, यानी कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वो समझा दीजिए। तो भैया एसआई मात्रक अगर आप इसका देखते हैं तो वो होता है जूल। जूल, जूल सर के नाम पर रखा गया है, इसलिए जूल। या फिर अगर आप फॉर्मूले से देखें तो न्यूटन मीटर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको और क्या नाम दे सकते हैं? न्यूटन मीटर। क्लियर भाई? न्यूटन मीटर या जूल दोनों ही इसके एसआई यूनिट बनते हैं, जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, सर इसका सीजीएस यूनिट भी तो बताओ। सीजीएस यूनिट भी तो होगा कोई ना कोई। हाँ भैया बिल्कुल है सीजीएस यूनिट। क्या है सीजीएस यूनिट? सर सीजीएस यूनिट होता है अर्ग।
अर्ग, या फिर उसको कहा जाता है डाइन सेंटीमीटर। डायन मत पढ़ना भैया, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर, ये इसका सीजीएस यूनिट होता है जो आपको याद रखना है। थर्ड पार्ट क्या आता है सर, ये क्वांटिटी कैसी है, राशि कैसी है, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो क्या वर्क भी वेक्टर है? नहीं, वर्क की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए ये स्केलर होता है, यानी कि ये एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई दिशा ही नहीं है। क्लियर है? वर्क करो लेकिन एक दिशा में करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसके बाद अगला पॉइंटर आता है, सर रिलेशन बता दो, किसके बीच रिलेशन? हाँ भाई, किसके बीच रिलेशन बताना है सर? हम बता देंगे, जूल और अर्ग के बीच बताना है भैया। आइए बताते हैं। याद रखिएगा ये सब एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, कुछ ऐसे वैसे चीजें नहीं है, ठीक है। रिलेशन क्या है कि सर 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या फिर एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, ये आपको बताना है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग, और एक अर्ग में होते हैं 10⁻⁻7 जूल। 10⁻7 अर्ग और एक अर्ग में होते हैं 10⁻⁻7 जूल। क्लियर? तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। तो हमने वर्क के बारे में क्या क्या सीखा? फॉर्मूला FD cos थीटा है, SI यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, जिसे हम न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर भी कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। रिलेशन की बात करें तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं और एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होते हैं। समझ में आ गया? अब आइए नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क की, यानी कि सर कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मार्केट में हमें मिलते हैं 3 प्रकार के कार्य। कौन कौन से? एक तो मिलता है सर हमारे पास पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क यानी कि धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। दूसरा हमें मिलता है सर निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क, ठीक है। निगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ सर? ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। सर तीसरा क्या कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? नहीं भैया, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और तीसरा होता है आपका कौन सा वर्क? जीरो वर्क, जीरो वर्क यानी कि शून्य कार्य। अच्छा सर, ये 3 प्रकार के कार्य मार्केट में आते हैं। ओके, अब इनको डिटेल में समझाइए, ये 3 प्रकार के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्क की, धनात्मक कार्य की। रटने के लिए आपको कुछ नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए। आपको याद क्या करना है? सिर्फ एक फॉर्मूला जो कि वर्क का आपको बताया पीछे। अगर आप वो फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं तो आप आसानी से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी पॉजिटिव वर्क की, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है W इज इक्वल्स टू FD cos थीटा। ओके, अच्छा सर याद कर लेंगे, इसमें क्या है, बहुत बच्चों वाला है। हाँ, अब यहां से मेन मेन चीजें क्या आएगी वो समझिए। cos थीटा, थीटा क्या है? थीटा है फोर्स का एंगल। अगर आप यहाँ पे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर यहाँ पे थीटा क्या है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं थीटा एक एंगल ऑफ फोर्स है, एंगल ऑफ फोर्स यानी कि बल किस कोण पर लगाया जा रहा है वो थीटा होता है, ठीक है, बल का कोण होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है सर? जब थीटा, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलना है आपको, कहेगा बल उतना ही लगा रहे हैं, विस्थापन उतना ही करा रहे हैं, लेकिन धनात्मक कार्य कराना चाहते हैं।
तो धनात्मक कार्य आप हमेशा करा सकते हो जब तक cos थीटा पॉजिटिव रहेगा। और भैया ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे 10th में, तो आपको बस इतना याद रखना है कि कार्य पॉजिटिव तभी तक होगा जब तक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी cos के केस में। तो भैया कब होगा ऐसा? तो ये तब होगा जब तक थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। जब तक आपका एंगल 90 डिग्री से छोटा रहेगा तब तक कार्य पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? थीटा 90 डिग्री से जब तक छोटा होता है तो हम आपको ऐसे बता देते हैं, आपको और प्यारा सा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती परेशान मत होना, 10th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि सर अगर थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है। इतनी बात तो याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। थीटा 90 से छोटा रहेगा तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा रखते हैं तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब आ जाएगा? जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया से आ गई। अब ये तो हो गया मैथमेटिकली, है ना, गणितीय रूप। अब सब प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखाइए कि कैसे ये हम समझेंगे कि 90 से कम है। आइए देखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया F, ऐसे, ठीक है, फोर्स लगाया F, तो ब्लॉक चला किधर? इस तरफ, D, ऐसे। तो फोर्स का एंगल देखिए कितना बन रहा है बेस के साथ, 90 से छोटा है या नहीं है? हाँ सर 90 से छोटा है। तो जब तक फोर्स 90 से छोटा है तो आप देख रहे हैं कि जहां फोर्स लगाया गया है तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग उसी दिशा में वस्तु चल रही है। तो जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं लगभग उसी दिशा में वस्तु अगर चल रही है तो हम कहते हैं धनात्मक कार्य हुआ है। जैसे मैं इस पेन को अपनी ओर खींच रहा हूं और पेन मेरी ही ओर आ रहा है तो मतलब धनात्मक कार्य है। मैं इस पेन को नीचे छोड़ूंगा तो नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे खींचेगा, ग्रेविटी अर्थ की इसे अट्रैक्ट करेगी। तो अर्थ ने फोर्स लगाया नीचे, ये भी गिरा नीचे, तो अर्थ का वर्क डन पॉजिटिव हो गया, है ना, पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो गया। मतलब आप जो काम करना चाहते हैं और वही हो जाता है तो समझिए वर्क डन पॉजिटिव है सर। क्लियर? जिस दिशा में धक्का लगा रहे हैं लगभग उसी दिशा में वस्तु जा रही है तो कार्य पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आता है वो समझो भाई। सर ये बताइए, पॉजिटिव तो समझ गए, वर्क मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम यानी कि अगर हमें कार्य अधिकतम कराना है तो किस कंडीशन में हो सकता है? अगर कार्य अधिकतम कराना है सर तो इसी में एक छोटा सा चेंज कर देंगे। क्या? एफ और डी तो बदलने नहीं है, एंगल ही ऐसा कर दो कि वो मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसा तब होगा जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 1। ठीक, 1 से बड़ी वैल्यू cos में नहीं आती। क्लियर है? तो भाई थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वर्क हो जाएगा W मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ डी। क्यों? क्योंकि cos थीटा तो 1 हो चुका है सर, है ना। कब किया ऐसा? जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो कार्य आपका मैक्सिमम होगा। सर फिजिक्स में समझाइए, ये तो मैथ कर दिया आपने। आइए फिजिक्स में देखते हैं। जैसे कि ये आपका ब्लॉक रखा है ये, और आपने बल लगाया ऐसे,
तो विस्थापन भी हुआ इधर। बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो दोनों पैरेलल आ गए, समांतर आ गए। तो जब जिस दिशा में बल लगाएं एग्जैक्ट उसी दिशा में वस्तु जाएगी, तो ये आपका मैक्सिमम वर्क होगा, अधिकतम कार्य। पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल 90 से छोटा है और लगभग विस्थापन उस दिशा में। यहाँ पे विस्थापन एग्जैक्ट उसी दिशा में, लगभग का काम ही खत्म, है ना। तो जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में विस्थापन हुआ, तो वर्क डन आपका मैक्सिमम हो गया। ठीक है भैया, तो ये बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत तो नहीं? एक बार फिर से समझ लो, कार्य पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है। मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे। अगर 90 से कम एंगल पे फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव, 0 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, आप अलमारी वगैरह को धक्का देते हो तो जिधर अलमारी को धक्का दे रहे हो उधर ही अलमारी जा रही है, मतलब मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, वो कंडीशन आपकी मैक्सिमम वर्क है। दूसरा आता है निगेटिव वर्क। सर निगेटिव वर्क कब होता है? आइए फिर से वही फॉर्मूले पर आते हैं। W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। सर निगेटिव कब होगा? तो एफ और डी तो बदलते नहीं है, बदलना थीटा को है। तो निगेटिव तब होगा जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा। क्यों? सॉरी, निगेटिव करना है ना, सॉरी सॉरी, हम पहले निगेटिव देखते हैं फिर मिनिमम देखेंगे। थीटा आपका क्या होगा? थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर आपके फोर्स का एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उस केस में cos थीटा आता है नेगेटिव। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वर्क डन आपका आएगा नेगेटिव। तो सर वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो जाता है। सर एग्जाम्पल से समझाओ, हमें ऐसे नहीं आता। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है आपके पास सिंपल, ये रहा ब्लॉक, आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसे ऐसे और वस्तु जा रही है ऐसे। तो एंगल देख लो भैया, 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं? आप फोर्स लगा रहे हैं उधर उस तरफ ऊपर और वस्तु जा रही है दूसरी तरफ, है ना। तो मतलब ये एंगल 90 से बड़ा है और बड़े एंगल के केस में वर्क डन नेगेटिव कहलाता है। कि आप ऐसे बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु आगे की ओर जा रही है ना। आप इस तरह से खींच रहे हैं और वस्तु आगे बढ़ रही है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। क्लियर? इसी केस में आपसे नोट पॉइंट फिर बनवाया जाएगा और वो नोट पॉइंट क्या कहेगा? सर मिनिमम वर्क कब होगा? मिनिमम वर्क यानी कि सर न्यूनतम कार्य अगर करना है, न्यूनतम कार्य करना है तो कब होगा? न्यूनतम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थीटा आपको मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम कब होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू होती है -1। -1 से छोटा cos नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो -1। तो W कैसा आएगा? W आएगा आपका -FD। ये आपका मिनिमम वर्क है। ठीक है, मिनिमम है। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू 180 रख दी है तो -1 आ गया है, तो 1 की जगह माइनस लिख लिया आपने। ठीक है सर, रियल एग्जांपल दो कि हमारे घर में कैसे दिखेगा। तो भैया ये रहा रियल एग्जांपल, ये रहा वस्तु, बल लगा रहे हैं इधर और विस्थापन हो रहा है इधर। ये रो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब ये आपका मिनिमम वर्क डन है। क्लियर भाई? तो मिनिमम वर्क डन आपको यहाँ पे मिल गया। तो निगेटिव और मिनिमम ये सब कहाँ मिलते हैं? जब हम घर्षण बल की बात करते हैं वहां मिलते हैं। एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, प्यारा सा एग्जांपल दे दें। ये एक पहाड़ी है, चलो प्यारी सी पहाड़ी बनाते हैं ना भाई। छोटू हमारा, ये है पहाड़, इस पर एक बड़ा सा पत्थर है। ठीक है,
छोटू से हमने कहा छोटू भाई एक काम करो, इस पत्थर को ऊपर ले जाओ। छोटू बल किधर लगा रहा है? ऊपर। लेकिन पत्थर इतना भारी है कि वो छोटू को लेकर नीचे आ गया। तो छोटू द्वारा किया गया कार्य 180 डिग्री पर है। इट मीन्स मिनिमम है और निगेटिव तो है ही। बोलो, छोटू का बलिदान आपको सिखाने में है, तो क्या आपको सीखने को नहीं आया? बताइए भैया। छोटू ने बलिदान दे दिया ना आपको सिखाने में, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो भाई छोटू की कुर्बानी आपके काम आनी चाहिए। क्लियर? चलिए, ये हो गया सर, निगेटिव वर्क भी सीख गए कि 180 डिग्री हो तो मिनिमम और 90 से बड़ा हो तो निगेटिव। चलिए थर्ड केस। थर्ड केस जीरो वर्क कब होता है सर? ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला, फिर से वही कहानी, आइए चलते हैं। W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क अगर हमें जीरो करना है तो जीरो करने की सर हमारे पास तीन केसेस हैं। पहला, हम वस्तु पर बल ही ना लगाएं। हम वस्तु पर बल ही ना लगाएं। क्या ना करें? इफ फोर्स इक्वल्स टू जीरो देन वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम किसी वस्तु पर बल ही ना लगाएं, देखो अगर बल जीरो हो जाएगा तो कार्य अपने आप जीरो हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं दूसरा, हम चाहते हैं वस्तु पर बल लगे, हम चाहते हैं बल जीरो ना हो, तब भी कार्य जीरो हो जाए। तो तब ऐसा हो सकता है कि आप विस्थापन जीरो कर दो। ठीक है, तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। अगर आप वस्तु पर बल नहीं लगाते, सॉरी, बल को जीरो नहीं करते, मतलब बल लगाते हैं, लेकिन बल लगाने पर उसमें विस्थापन ना हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो भी तो कार्य जीरो होगा। कैसे सर? जैसे देखो, मुझे इस दीवार पे धक्का लगाना है, तो मैं इस दीवार पे धक्का लगा रहा हूं तो बल तो लगा ही रहा हूं ना, लेकिन क्या इस दीवार में विस्थापन हो रहा है? नहीं सर। इसका मतलब है वर्क डन जीरो है। क्लियर? क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए। अब तीसरा कंडीशन, सर हम चाहते हैं कि बल भी लगे और विस्थापन भी हो, मतलब ना बल जीरो हो ना विस्थापन जीरो हो, तो भी कार्य जीरो कर दें। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है कि वस्तु पर बल भी लग रहा है, वस्तु का विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन कार्य जीरो तब भी आ रहा है? ऐसा तभी हो सकता है when थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है भाई, ऐसा तभी हो सकता है जब थीटा 90 डिग्री पर हो, मतलब बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा कहाँ होता है? कहीं सुना है आपने ऐसा? सर सुना तो नहीं है, लेकिन देखा जरूर है सर। कहाँ देखा है? अरे रेलवे में ट्रैवल करते हैं सर। एक बार हमारे यहाँ क्या हुआ कि सब लोग घूमने निकले, तो घूमने निकले तो भाई बहुत सारा सामान भी लेके निकले, ट्रैवल करने निकले। तो अब इतना सारा सामान कोई उठा तो पाएगा नहीं एक आदमी, तो क्या किया गया? कुली किया गया। ठीक है भाई, अब कुली किया गया तो कुली आया, ये खड़े थे कुली साहब, ये कुली हैं, ये मेरा सारा सामान रखा हुआ था, 3-4 बैग हैं। मैंने कहा भैया ये 4 बैग हैं बड़े बड़े, और ये चारों बैग ट्रेन से हटा के ये मैं हूं, है ना? क्लियर? ठीक है, तो भाई तो ये चारों बैग मैंने कहा कि भैया उठा के स्टेशन के बाहर ले जाने। कुली ने कहा ठीक है सर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुली ने क्या किया? कुली ने सारा सामान उठाया और अपने सिर पे रखा, ऐसे, और सिर पे रख के बढ़िया चल दिया, है ना, प्लेटफॉर्म से बाहर स्टेशन की ओर चलने लगा। कुली वी वेलोसिटी से चलते हुए जा रहा था। बाहर आया भाई, बाहर आया टैक्सी के पास, सुंदर सी टैक्सी बना लेते हैं, टैक्सी के पास सारा सामान रख दिया,
कहता ये लो सर आपका सामान। हमने कहा धन्यवाद भैया कुली। तो कुली ने कहा धन्यवाद नहीं पैसे। कुली ने क्या कहा? धन्यवाद नहीं पैसे। हमने कहा किस बात के पैसे? तो कुली ने कहा साहब आपका सामान इतना सारा जो था 4 बैग, वो हम प्लेटफॉर्म से बाहर तक लाए हैं। देखिए हम ला रहे थे, मेरी सीसीटीवी में फुटेज भी आई है, तो उसका पैसा। तो हम ठहरे फिजिक्स के टीचर, हमने उसको क्या कहा कि कुली भैया तुम अपना सामान रखे थे अपने सर पे, ठीक है? तो सारा का सारा भार जो तुम्हारा बल है, भार के रूप में किधर लग रहा था? नीचे। सारा का सारा बल लग रहा था नीचे। और तुम चल कैसे रहे थे कुली भैया? तुम चल रहे थे ऐसे। ये तुम्हारा विस्थापन था। तो कुली ने कहा हाँ साहब बिल्कुल सही, तो इसमें क्या? तो हमने कहा देखो कुली भैया, तुम्हारे बल और विस्थापन के बीच जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है? कुली को थोड़ी बहुत मैथ आती थी, उसने कहा साहब 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने कहा कुली भैया, अगर आप 90 डिग्री के एंगल पर बल लगाते हैं विस्थापन के साथ, तो उस केस में cos 90 लगता है, वो जीरो हो जाता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो वर्क डन तो जीरो आएगा। तो आपने तो कोई काम ही नहीं किया। आपने जब कोई काम ही नहीं किया तो किस बात के पैसे? तो फिर कुली क्या करेगा? आगे की कहानी आप स्वयं सोच लें, है ना भाई? आगे की कहानी हम नहीं बता रहे हैं, सोच के बताइएगा कमेंट में, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कि सर आगे क्या हुआ होगा। तो कुल मिला के बात ये है। तो हमें क्या पता चला कि सर अगर आप बल भी लगा रहे हैं, विस्थापन भी करा रहे हैं, तब भी कार्य जीरो चाहते हैं, तो वो तभी हो सकता है जब बल का एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा कब होता है? जब आप कोई सामान इस तरह से उठाएं कि उसका बल नीचे लग रहा हो और आप परपेंडिकुलर चल रहे हो, लंबवत चल रहे हो। अब कुली चाहे जीना चढ़ के आए, चाहे सबवे से आए, चाहे हवा में उड़ के आए, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है? उसका विस्थापन और उसका बल 90 डिग्री पर है, मतलब कार्य शून्य है। समझ में आ गया? क्लियर है? कहानी बढ़िया लगी, मजा आया तो लाइक कर देना भाई, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोटू क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, वर्क में इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अगर नहीं आना है तो छोटू क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से। चलो भाई, छोटू क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई, छोटू क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटू क्वेश्चन, राशि pushes a block by applying a force of 200 Newton and the block displaced by 500 meter. Find the work done by the राशि। तो राशि ने क्या किया? एक वस्तु पर, ब्लॉक पर 200 न्यूटन का बल लगाया। ब्लॉक में विस्थापन हुआ 500 सेंटीमीटर का। तो राशि द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बच्चों वाला क्वेश्चन है सर ये तो सॉल्यूशन कर दे भाई, बच्चों वाला है तो। चलिए भैया सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा सर कि राशि ने फोर्स कितना लगाया? फोर्स लगाया 200 न्यूटन। विस्थापन राशि ने कितना दिखाया है? 500 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है वर्क डन बताइए। तो हम जानते हैं सर कि वर्क होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या यहाँ एंगल की बात हुई है? नहीं सर। तो कॉस थीटा को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा हटा दिया, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बचा? सिर्फ W इक्वल्स टू एफ डी। तो F पता है, D पता है, रख दो फॉर्मूले में। अब तो मैथ है, फिजिक्स खत्म। 200 न्यूटन और ये रहा D 500 सेंटीमीटर। भैया सेंटीमीटर है, याद रखना। न्यूटन के साथ हमेशा मीटर चलता है, सेंटीमीटर नहीं। तो चेंज करो, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5/10, 1/2, 1/2, 2 से आपका ये कैंसिल हो गया। वर्क आया 100 जूल।
100 जूल कार्य किया है राशि ने। बस हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, जो आपको यहाँ पे 1 सेकंड 1000 नहीं 100 होगा भैया, रुक जाओ। 1000 नहीं होगा, 100 करना, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बना रहे हैं, तो वहां पर आपको कितना मिलेगा। तो भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपका 200 न्यूटन था, ये आपका 500 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल आपको काम करना पड़ा है। क्लियर, राशि को मतलब। ओके, तो ये पॉइंटर अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए और आंसर ट्राई करिए। क्या होगा भाई आंसर। द आर्चर शूटिंग एन एरो वर्क डन इज। अगर कोई आर्चर ये एरो यानी कि तीर कमान से निकाल कर इस टारगेट पे मारता है, तो आर्चर द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बताओ भाई। सर, आर्चर ने तीर कमान चलाने के लिए, ध्यान से फील करना, उसको खींचा पीछे है। ऐसे तो करते हैं राम जी जब चलाते हैं, तो खींचते पीछे हैं, है ना। तो मतलब फोर्स पीछे लगा है, फोर्स पीछे लगा है, और छोड़ दो तो आगे भागता है, मतलब वर्कडन निगेटिव है सर। किया गया कार्य कैसा होगा, निगेटिव। नेगेटिव, ऋणात्मक होगा सर। क्यों ऋणात्मक होगा, कारण समझे। क्योंकि बल लगा रहे हो ऐसे, ठीक, छोड़ दिया, गया विपरीत दिशा में, बल तो इधर लगा था ना, तो उधर गया ना, निगेटिव वर्क हुआ, तो मतलब ये आपका ऋणात्मक है। सेकंड केस आइए, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वर्क डन इज। जब कोई सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, लगातार घूम रही है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। तो सर, सैटेलाइट जो है सर्कल में घूमती है, एक पृथ्वी के चारों ओर लगातार चक्कर लगाती है, तो सैटेलाइट द्वारा किया गया कार्य हमेशा जीरो होता है, शून्य। क्यों सर शून्य, क्योंकि उसमें कोई विस्थापन ही नहीं है। देखो कैसे नहीं है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर घूम रहा है। सैटेलाइट कहीं भी चला जाए, उसकी दूरी तो पृथ्वी से बदल ही नहीं रही है। अगर पृथ्वी से दूरी ही नहीं बदल रही, तो इसका मतलब है किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, कोई विस्थापन नहीं है, इस वजह से। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। किसी को दिक्कत या समस्या तो आप बता सकते हैं भाई, एनीवन। किसी को कंफ्यूजन या डाउट, नहीं सर समझ में आ चुका है, बढ़िया है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्क आपका कंप्लीट हो गया, वर्क में इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सब कुछ सिखा दिया है, तो आप किसकी बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। आइए एनर्जी से दोस्ती करते हैं। व्हाट इज एनर्जी, यानी कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा और कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई, ठीक है, मतलब दोनों एक ही हैं, आप ऐसे समझो। एनर्जी के डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है सर, सीधा सा आंसर है। ठीक है, ओके। अब इसमें आइए मेन मेन पॉइंटर्स की इसकी बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ मिलेगा।
सबसे पहला सर फॉर्मूला क्या होता है? तो एनर्जी का अपना खुद का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसी एनर्जी है उस हिसाब से फॉर्मूले बना लिए जाते हैं। तो आपको अगर हम यहाँ पे एक सिंपल कोई लिखना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जा सकता है, या फिर आप एल्बर्ट आइंस्टीन वाला भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो एनर्जी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू mc², है ना। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, है ना। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू भी होता है, एच न्यू, बहुत सारे होते हैं, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये याद रखिए। सेकंड, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका भी वही होता है जो वर्क का होता है, मतलब जूल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, सर इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? सीजीएस तो वही होगा जो वर्क का है, प्रैक्टिकल यूनिट जो आसपास में यूज हो रहा है वो है कैलोरी। ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा नई आ जाती है। कैलोरी इसका प्रैक्टिकल यूनिट है ऊर्जा का, जो आप देखते हैं कोई भी खाने पीने का सामान खरीदने जाते हो पैकेट में, तो उसमें पीछे कई सारी चीजें लिखी होती हैं, तो एनर्जी लिखी होती है तो वो हमेशा किलो कैलोरी या कैलोरी में लिखी होती है, ध्यान दिया आपने, है ना। पढ़ना कभी भी उसे तो वो या तो कैलोरी या किलो कैलोरी लिखा होता है, तो वो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है जो डेली लाइफ में यूज होती है। ठीक है भैया। नेक्स्ट पार्ट, ये कैसी राशि है? सर ये भी स्केलर होती है, ये भी स्केलर है, अदिश राशि है। क्लियर? बिल्कुल सही बात सर। अब आता है रिलेशन, तो जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है? तो याद रखिए भैया, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 या फिर 4.2 जूल। 1 कैलोरी में 4.2 या फिर 4.18 जूल होते हैं, ये रिलेशन याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछते कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो आंसर क्या करोगे? तो इसका 1 का देना 0.24, इसका 1 का देना 0.24 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका सीधा सा रिलेशन हो गया, एनर्जी के बारे में हमने डिटेल जान ली है। इसका फॉर्मूला, एसआई यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, राशि कैसी है और इनमें क्या रिलेशन होता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं हमारे पास, बहुत सारे, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी देखते हैं। कैसे? देखो, जैसे पहला आता है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा आता है आपके पास सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है ना भाई, ये सोलर एनर्जी। थर्ड आपके पास है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, जो रासायनिक अभिक्रियाओं से मिलती है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है भाई। फिर आता है विंड एनर्जी, जो हमें हवा से मिलती है। ठीक है, विंड एनर्जी, है ना, वायु ऊर्जा। तो हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार की ऊर्जा है। और कौन कौन सी ऊर्जाएं देख सकते हैं आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना भाई, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा देख सकते हैं। इसके अलावा आप कौन बता सकते हैं? सर हाइड्रो एनर्जी, जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, है ना भाई, जल ऊर्जा, जल से भी तो ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे बता सकते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनर्जीज आपको आसपास देखने को मिल जाती हैं। तो एनर्जी के कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं है, बहुत सारे टाइप है एंड एटसेट्रा। ठीक है,
और भी बहुत सारे टाइप की एनर्जी मिलती है। तो सर क्या सबका डिटेल पढ़ना जरूरी है? नहीं, आपको पढ़ना है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसी एनर्जी जो मशीनों द्वारा यूज की जाती हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यूज्ड बाय मशीन्स, मशीनों द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब मशीनों में कौन कौन आता है? ये जो मशीन दिख रही है आती है, हाँ। हम आते हैं, हाँ। हम भी जो ऊर्जा यूज करते हैं ना, वो भी मैकेनिकल एनर्जी ही होती है, यांत्रिक ऊर्जा ही होती है। ठीक है, हम भी मशीन है, हम भी इसके हिसाब से ही चलेंगे। ह्यूमंस भी, मानव भी इसी में ही आते हैं। हम जो ऊर्जा खर्च करते हैं या प्रयोग करते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा ही होती है। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात आती है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है सर। एक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और एक काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ड्यू टू रेस्ट, स्थिर अवस्था के कारण जो ऊर्जा किसी वस्तु में होती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू रेस्ट, यानी कि किसी भी वस्तु में स्थिर अवस्था के कारण, स्थिर अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे ये बॉल अभी रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो इसमें जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा है। मैं अभी आपके सामने रुका हुआ हूँ, तो मेरे पास जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो जितनी भी चीजें स्थिर अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, उनके पास जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर? इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। ठीक। सर हमने तो सुना है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। हाँ, स्थितिज ऊर्जा का ही एक टाइप है, उसका फॉर्मूला होता है, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा आती है, उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ये कब आती है? जब भी आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो, तो वो ऊपर जाने पर धीरे धीरे स्लो होती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सर पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है। पृथ्वी कह रही मुझसे बाहर मत जाओ, है ना? इस वजह से उसमें जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लो ये हमारा छोटू है, छोटू ने हाथ में एक बॉल ले रखी है, वो बॉल को ऐसे हवा में फेंकता है। तो बॉल जब ऊपर जाती है ना भैया, तो बॉल इस तरह से ऊपर जा रही है। ठीक, फिर बॉल नीचे आने लगती है। अभी ग्राउंड टच नहीं किया, ठीक है, हवा में ही है। तो जब बॉल ऊपर जाती है, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, बॉल धीमे होने लगती है। क्रिकेट में देखते हो ना, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल ऊपर तेजी से गई, फिर ऊपर जाते जाते धीमे 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 धीमे, फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां पर बॉल रुक जाती है, जहां पर बॉल रुक जाती है, फिर वहां से नीचे आना चालू हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु ऊपर जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और जब कोई वस्तु नीचे आती है तो क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है भाई। तो ऊपर जाने पर जो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, वही है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, एम जी एच। ये होता है फॉर्मूला। एम क्या है, मास है सर, वस्तु का मास। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। जी आपको पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ये होता है सर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और h क्या है, h है हाइट फ्रॉम द सरफेस, हाइट फ्रॉम सरफेस, सतह से ऊंचाई। ठीक है, सतह से ऊंचाई।
तो आप ऊंचाई के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप जितना ऊपर जाते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक, ये बात अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा आते हैं। सेकेंड टाइप आता है आपके पास गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखो भैया ने क्या किया, एक बॉल चला दी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, मोशन करता है, तो उसके पास जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कब आती है? ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशन यानी कि गति के कारण। गति के कारण जो ऊर्जा आती है वो आपकी क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, अब मैं चलने लगा तो मेरे पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। सर क्या ही दिक्कत है ना? तो ये आपकी गति के कारण आती है। ओके, अब इसमें आपके मेन पॉइंटर्स आते हैं। क्या कि सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हो। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², है ना? हाफ mv² होती है, जहां पर m क्या है? m है वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान, और v है उसका वेलोसिटी यानी कि वेग। ये होता है वेग और ये होता है द्रव्यमान। ठीक है भाई, क्लियर? ये आपका सीधा सा पॉइंटर है। यूनिट वगैरह ऊर्जा चाहे जैसी हो, यूनिट वही रहेगा, जूल। ठीक है, वो कोई चेंज नहीं होता। अच्छा, गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला होता है मोमेंटम, संवेग के रूप में। वो होता है p²/2m। तो दो फॉर्मूले गतिज ऊर्जा के निकल के आते हैं, ये याद रखिएगा। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना? आइए दिखाते हैं। अगर आपको संवेग के बारे में पता है तो 2 मिनट का है। संवेग सब लोग जानते हैं, न्यूटन के गति के नियम में पढ़ा है, P=mv होता है ना? अगर आप गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले को देखें तो वो होता है हाफ mv²। अब मैं इसमें m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड कर दूं, कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? हाफ, ऊपर बन जाएगा mv का होल स्क्वायर अपॉन m, बन जाएगा। हाँ सर, mv क्या है? ये तो मोमेंटम है सर, तो इसकी जगह मोमेंटम लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, p²/2m। तो ये संवेग के रूप में फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है भाई, तो संवेग के रूप में भी इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होता है। क्लियर? तो ये रिलेशन आपको अच्छे से समझ लेने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते क्या? अगर समझ में आ गया है तो इस छोटू क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्या है क्वेश्चन? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर ये रहा एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। हमें दूसरा भी आता है सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। लो, हमने आपने एक कहा था, हमने दो एक्सप्रेशन बता दिए, है ना? क्लियर है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको चीजें सीखनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, अगला, हाउ डू यू सॉरी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब ऊर्जा स्थानांतरण या रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा रूपांतरण का मतलब होता है एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलना। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब क्या होता है? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलना। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। जैसे आपके पास सोलर पैनल है, सोलर पैनल जो आप देखते हैं ना, सौर ऊर्जा वाले, तो वो क्या लेते हैं? सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, और उसको किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं भैया। हाँ सर, ऐसा तो कहते हैं। तो वो कौन होते हैं? सोलर पैनल। सोलर पैनल होते हैं। अच्छा सर, हमारे घर में बल्ब भी है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या करता है? वो लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, विद्युत ऊर्जा, हाँ सर लेता है। किस में बदल देता है? सर लाइट एनर्जी में बदल देता है। हाँ सर, ये तो हुआ। तो इसे ही कहते हैं स्थानांतरण या रूपांतरण। तो ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल देना।
इसे ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ठीक, आपके घर में पानी की मोटर है, बिजली जला दो, यांत्रिक कार्य करने लगती है, पानी भर देती है ना। आपके घर में जनरेटर है, तो जनरेटर चला दो, बिजली बना देता है। तो इस तरह से एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलना ही ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्लियर भाई? चलिए, बढ़िया से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass 2 kg moving with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इस स्पीड से चलने वाली 2 किलोग्राम की वस्तु का गतिज ऊर्जा नहीं निकाल पाओगे क्या? सर आराम से निकाल देंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, हाफ mv²। हाफ m कितना है 2 किलोग्राम, v कितना है 0.1 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, इसको हटा दो। ठीक है, इसको सजा लो। लो भैया, काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो 0.1 का हो गया 0.01, ठीक है, जूल। ये आपका सीधा सा आंसर है। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा आंसर बन गया, आपको कुछ करना ही नहीं था। क्लियर? तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके भाई, तो ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट। नोट्स के लिए आपको जाना है सत्य शिक्षा 9-10, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। बाकी सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सेशन को ज्वाइन कर सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आइए और पीडीएफ डाउनलोड करिए, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। ओके, तो चलिए आज का सेवा यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नई चीजें वहां पर सीखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।